Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today's newspaper discussion. People of Sikkim extend a warm Himalayan welcome to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Golden Year Joyful Hearts 1975 में सिक्किम को 22nd स्टेट बनाया गया था इंडिया की 16 मई 1975 को 36 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। जब हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में यूनिक डाइवर्सिटी और जियोग्राफिकल लोकेशन हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि ईस्टर्न हिमालय के में देखते हैं, जहाँ पर कंचनजंगा जो कि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट पीक है वो भी है। इसके अलावा जो कल्चरल हेरिटेज है, रिच बायोडाइवर्सिटीज़ है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है, फ्लोरा फोना, वो सारी चीज़ें वहाँ देखने के लिए मिलती है। सिक्किम पहली ऐसी स्टेट है जो कि कंप्लीटली नेचुरल फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा प्लास्टिक जहाँ पर पूरी तरह से बैन है। बूस्टिंग बिहार एयर कनेक्टिविटी, वन माइलस्टोन अचीव अनदर टेक से। बिहार के जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसको डेवलप करने के लिए पटना में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, जिसकी जब हम बात करते हैं टर्मिनल की, जो कि 65,150 स्क्वायर किलोमीटर में, जो 6 गुना बड़ा है अगर हम पहले टर्मिनल से कंपेयर करते हैं, जिसकी कॉस्ट आई है 1200 करोड़। इसके अलावा जो कि कनेक्टिविटी का बूस्ट करेगा, रीजनल और लोकल जो कल्चरल हेरिटेज है उसको बढ़ाएगा, उसके साथ साथ टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करेगा, जॉब क्रिएट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा एजुकेशन को, हेल्थ सेक्टर को और हॉस्पिटैलिटी को, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके, जो और अपॉर्चुनिटीज़ है वो पीपल्स तक पहुंचाई जा सके, कनेक्टिविटी को सुधारेगा और इकोनॉमिकल ग्रोथ में योगदान देगा। मध्य प्रदेश स्क्रिप्ट न्यू चैप्टर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो वन स्टॉप सेंटर ए रे ऑफ होप इन क्राइसिस, तो वन स्टॉप सेंटर्स जो कि वुमेन्स के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पर वोलेंस अब्यूज और क्राइसिस की सिचुएशन में मेडिकल और लीगल एड प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा इमरजेंसी हेल्प एट योर फिंगर टिप्स 181 जो कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर था, उसको चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर को 1098 को इंटीग्रेट किया गया 112 इमरजेंसी सर्विस को, ताकि एक ही टच में सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, काउंसलिंग की, लीगल एड्स की, शेल्टर्स की सर्विस को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए प्रमोट किया गया, फाइनेंशियली एम्पावर किया गया, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ाया जा सके और डिजिटल डायरेक्ट डिजिटल ट्रांसफर्स के थ्रू इंडिपेंडेंसी को बढ़ाया जा सके और डिजिटल लिटरेसी के लिए अवेयर किया जा सके और उनको प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात की जाती है, उसके लिए मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना को प्रमोट किया गया। इसके अलावा शक्ति सदन शेल्टर्स को बनाया गया, ताकि जो शेल्टर्स है उनके थ्रू वुमेन और गर्ल्स को सुविधाएं दी जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को ट्रांसफॉर्म किया गया और उसके साथ साथ स्कॉलरशिप जैसी जो सुविधाएं हैं वो भी बढ़ाएगी, ताकि जो मिशन है नारी शक्ति मिशन, उसको एक नए आयामों तक पहुंचाया जा सके और बूस्ट किया जा सके इकोनॉमी को भी, और जो महिलाओं का योगदान है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज किया जाए। गुड न्यूज़ इन सिंगल डिजिट, जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो गिनी कोफिशेंट जितना कम होगा उतनी कम इक्वालिटी इनइक्वालिटी होगी। अगर 1 से ज़्यादा या 1 पर पहुंचता है तो उससे ही उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी इंक्रीज करेगी। रंगराजन कमेटी के द्वारा दिए गए मेथड के बेसिस पर जब हम पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं तो उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि किस तरह से अगर हम 2011-12 की बात करें, तो जब 972 रुपये जो रूरल के लिए था, उसको 2023-24 में बढ़ाकर 1940 रुपये तक पहुंचा दिया गया है। वहीं जब हम
पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं अर्बन एरियाज में, वहां में देखने के लिए मिलती है 2011-12 में जो कि 1407 रुपये थी, वो 2023-24 में बढ़कर 2736 रुपये हो गई है। तो किस तरह से जो पॉवर्टी लाइन है उसमें डिक्रीज देखने के लिए मिला। जब वर्ड्स की बात करें, किस तरह से किसी एक फैमिली में जहाँ 5 मेंबर्स हैं, उनकी जो अर्बन एरिया में रहते हैं तो उनकी कितना खर्च वो एक दिन के अंदर करेंगे, उस बेसिस पर इसको बनाया गया। इसके अलावा कैलोरीज डिपेंड करती है कि रूरल एरिया में 2400 और अर्बन एरिया में 2250 कैलोरी एक इंसान को एक दिन के अंदर मिलनी चाहिए। जब वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, जिन्होंने रिसेंटली रिलीज किया था पॉवर्टी एंड इक्वालिटी ब्रीफ 100 डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, वो दिखाती है कि रिपोर्ट किस तरह से इंडिया ने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करी है पॉवर्टी को। जो कि अगर हम लास्ट 1 डिके की बात करें तो एक्सट्रीम पॉवर्टी होगी, जो बताती है कि किस तरह से जो लिविंग है वो लेस देन है $2.15 पर डे परचेसिंग पावर से भी, जिसको डिक्लाइन देखने के लिए मिला जब 2011-12 से लेकर 2023-24 के अंदर देखते हैं 16% तक 170 मिलियन लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन को ऊपर आए हैं। इसके अलावा जो अदर फैक्टर्स है वो डिपेंड करते हैं कि पॉवर्टी लाइन तो किस तरह से कम किया जाए, जिसमें जीडीपी ग्रोथ, प्राइस और सेफ्टी नेट जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है कि कितनी इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाएंगे, या गवर्नमेंट के द्वारा क्या सेफ्टी नेट जो है वो लिए गए हैं ताकि प्राइस को मैनेज किया जा सके और जीडीपी ग्रोथ बढ़ती रहे, और जो इन्फ्लेशन है उसको भी कम किया जा सके, ताकि परचेसिंग पावर डिक्लाइन ना करे और इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो। प्रगति मीटिंग मस्ट रजिस्टर ऑल प्रोजेक्ट एक्ट ऑन completion, पीएम टेल रेरा हेड्स। प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ताकि इंश्योर किया जा सके जस्टिस को और फेयरनेस को जो भी होम बायर्स है सबके लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जा सके, जिसके लिए 62,000 करोड़ का जो बजट है वो अलोकेट किया गया है, ताकि शार्प स्ट्रक्चर को प्रमोट किया जा सके। 62,000 करोड़ ताकि इन्वेस्ट किया जा सके सेक्टर्स में, रोड ट्रांसपोर्टेशन को, पावर को, वाटर रिसोर्स को एलोकेशन किया जा सके स्टेट्स और यूटी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, और जो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस है उसको इंश्योर किया जा सके। साइज ऑफ इकोनॉमी इंडिया वर्सेस अदर, हैज इंडिया टेक ओवर जापान टू बिकम वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? आंसर डिपेंड अपॉन हाउ लुक एट द डाटा। It is crucial to look at the condition of average Indian or rather aggregate numbers। जब हम चार्ट 1 को देखते हैं जो करंट प्राइस के ऊपर दिखाता है कि 2009 में इंडिया और जापान की इकोनॉमी को जब कंपेयर किया जाता है कि किस तरह से ग्रोथ देखने के लिए मिलती है कि थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, तो इसमें डिपेंड करते हैं फैक्टर्स की नॉमिनल जीडीपी, करंट ईयर की परचेसिंग पावर कितनी है, कि कितने फाइन और गुड सर्विस प्रोड्यूस हुए एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर पर्टिकुलर ईयर में, और उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। जब हम सेकंड चार्ट की बात करते हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि करंट प्राइजेस क्या है, जब हम डॉलर के अंदर देखते हैं इंडिया के साथ साथ अदर कंट्री के, जो कि यूके, फ्रांस और यूएस को रिप्रेजेंट करता है। IMF डाटा के अकॉर्डिंग परचेसिंग पावर डिपेंड करती है कंट्रीज के अंदर, या फिर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर जो लिविंग स्टाइल है या फिर जो परचेसिंग पावर है वो डिपेंड करेगी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में, या फिर अगर हम किसी अदर स्टेट का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पर प्राइजेस में डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। तो किस तरह से जो डिफरेंस है उसको काउंट किया जाए, इसके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
जो है वो डाटा यूज़ करती है परचेसिंग पावर पार्टीज़ का, ताकि कंपेयर किया जा सके। अगर हम पेरिस में और इंडिया में रहने वाले या जॉब करने वाले किसी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम को कंपेयर करते हैं, किस तरह से इस चीज़ को काउंट किया जाएगा कि जीडीपी की जो परचेसिंग पावर है वो कितनी है, और उसके लिए किन-किन चीज़ों को उसके अंदर ऐड किया जाएगा। मेसल्स वैक्सीन प्रिवेंट 9 करोड़ डेथ वर्ल्ड वाइड। 1963 में जॉन एडरसन द्वारा डेवलप की गई थी फर्स्ट इफेक्टिव मेसल्स वैक्सीन, जिसके बाद अ, जो कि रिड्यूस करती है चांसेस को डेवलप होने के मेसल्स 20 फोल्ड। जब हम फर्स्ट चार्ट की बात करते हैं जो दिखाता है कि किस तरह से वैक्सीन के बाद मेसल्स होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो गई। सेकंड चार्ट शो करता है कि जो डेथ है उसके अंदर किस तरह से डिक्रीज़ देखने के लिए मिला। स्टार्टिंग में जो डेवलपिंग कंट्री थी जो सबसे ज़्यादा, जब हम एशिया या साउथ एशिया या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ देखने के लिए मिलता है। उनके अंदर भी 2000 के बाद जब वैक्सीन अवेलेबल होनी स्टार्ट हो गई और वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड की जाने लगी, तो 90s 80s से लेकर 24 तक काफ़ी डिक्रीज़ देखने के लिए मिलता है, डेथ में भी और अदर फैक्टर्स में भी। जब हम अदर फैक्टर्स की बात करते हैं कि किस तरह से जो डेथ है उनको रोका जा सकता है, फिर कम किया जा सकता है। इसके लिए बेटर ट्रीटमेंट और सेकेंडरी इन्फेक्शन डिसीज़ है जो, उनके लिए जो वैक्सीन है वो अवेलेबल होनी चाहिए। जब हम सैनिटेशन की बात करते हैं, सैनिटेशन और हाइजीन और बेटर चाइल्डहुड न्यूट्रिशन के थ्रू हेल्प की जा सकती है, लेकिन वो पूरी तरह से वो भी इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि जब हम मेसल्स की बात करते हैं तो वो एक वायरस है जो कि एयरबोर्न है, जो इम्प्रूव हाइजीन मेंटेन करने में जो कि रिड्यूस नहीं करेगा उसके स्प्रेड को। इसलिए वैक्सीन के साथ-साथ जो अवेलेबिलिटी है उसका होना भी ज़रूरी है, ताकि इस चीज़ को कम किया जा सके। द द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। जब हम आर्टिकल 93 की बात करते हैं, जो कि प्रोविज़न करता है डिप्टी स्पीकर का, कि लोकसभा के अंदर अपोज़िशन पार्टी का डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। एज़ सून एज़ फॉर इलेक्टेड बोथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के जो इलेक्शन है वो होने चाहिए। हम 94 की बात करते हैं, आर्टिकल 94 रीइन्फोर्स करता है कि कंटिन्यूटी ऑफ डिप्टी स्पीकर अंटिल रिज़ाइन, रिमूव और डिस्क्वालिफिकेशन। डिप्टी स्पीकर, स्पीकर के जितनी पावर्स को होल्ड करता है, अगर जब स्पीकर की पोजीशन खाली हो और उसके ऊपर डिप्टी स्पीकर एज़ अ स्पीकर वर्क करे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं रूल 8 ऑफ रूल ऑफ प्रोसीडिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ बिज़नेस ऑफ लोकसभा 1952, जो कहता है कि जो इलेक्शन है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के शैल बी हेल्ड ऑन द सच डेट एज़ स्पीकर में फिक्स। लास्ट 6 ईयर्स की बात करें तो डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो वैकेंट है। तो किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है उनको भरा जाए, और उसके साथ-साथ जो डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वर्क है उनको सँभाला जाए। क्योंकि जब हम डिप्टी स्पीकर की बात करते हैं तो उनका रोल आता है कि कमेटी की प्राइवेट मेंबर बिल और जो बजट कमेटी होती है उनकी अध्यक्षता प्रोटेम्प्ट स्पीकर के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 180 कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि डिप्टी स्पीकर हैव पावर टू कंडक्ट द ड्यूटी ऑफ स्पीकर व्हेन हिज चेयर इज़ वैकेंट। तो जब हम आर्टिकल की बात करते हैं जो कि डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड है, तो 93, 94, 180, और रूल ऑफ प्रोसीडिंग की बात करें कंडक्ट ऑफ बिज़नेस लोकसभा 1952 का रूल 8 प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात करता है।
मलेरिया रीइंफेक्शन क्रिएट्स स्पेशल इम्यून सेल से मेजर स्टडीज। जब ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से जो एंटीबॉडीज होती है वो वर्क करती है। जब भी कोई इन्फेक्शन या फिर इस तरह की डिजीज क्रिएट होती है, तो वो हाई अलर्ट बोलती के ऊपर अपना वर्क को शुरू कर देती है, जो कि सेट और सबसेट क्रिएट करते हैं टी सेल के अंदर। जब टी सेल की बात करते हैं तो टी सेल का सबसेट होता है जिसका नाम है TR1 सेल, जो कि अनोदर सबसेट है हेल्पर सेल का। ह्यूमन इम्यून सिस्टम में एक कॉम्प्लेक्स मल्टीलेयर डिफेंस एजेंट इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि इंश्योर करता है, रिस्पॉन्ड करता है इफेक्टिवली और मिनिमाइज करता है सेल्फ हार्म को, ताकि जो भी इन्फेक्शन या एजेंट है उसको बैलेंस किया जा सके। और जो फर्स्ट लेयर है डिफेंस की, जहाँ स्किन और मसल्स आती है, उनके थ्रू स्पेशलाइज आर्म यूज़ किया जा सके इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करने के लिए और उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि कलेक्टिवली कोल्ड कर सके अडेप्टिव इम्यूनिटी को, जो कि एंटीजन हेल्प करते हैं मसल सेल्स को और हर एंटीजन को स्पेसिफिक मेमोरी सेल के लिए, क्योंकि हर एंटीजन की एक स्पेसिफिक मेमोरी सेल होती है जो रिकॉग्नाइज करती है उस एंटीजन को और एनकाउंटर करती है उससे पहले कि वो बॉडी को हार्म करे। इसलिए जब हम बात करते हैं एंटीबॉडीज की, जो कि हार्मोनल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, मेडिकल में जो बी सेल और सेल मेडिसिन इम्यूनिटी इन्वॉल्व करते हैं टी सेल में। टी सेल का ही जो सबसेट क्रिएट किया गया, जिसके क्लोन बनाए गए, ताकि जो इन्फेक्शन है या फिर उनसे होने वाली डिजीज़ है उनके थ्रू उसको सेव किया जा सके और उसके थ्रू वैक्सीन क्रिएट की जा सके, ताकि जो क्लोन या फिर इम्यूनिटी सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके डिजीज़ को लेकर। सर्टेन डिजीज़ में की बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी और उसे प्रोवाइड कर सके TR1 सेल, ताकि मलेरिया रीइंफेक्शन जो है उसके लिए इफेक्टिवली वैक्सीन डेवलप की जा सके मलेरिया के अगेंस्ट में। Loyal Textile shift focus on technical textile garment. Tamil Nadu-based Loyal Textile Mill has undertaken reconstruction and consideration of operation focus on high-value technical garments when demand remain strong and resilient. जब हम टेक्निकल गारमेंट्स की बात करते हैं तो फैब्रिक डिज़ाइन किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्योंकि नॉन एस्थेटिक पर्पसेस के लिए और फंक्शंस के लिए। इसके लिए इसमें हमें बैकड्रॉप भी देखने के लिए मिलते हैं कम और कम डिमांड होने की वजह से कॉस्ट कटिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। जब हम टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग आ जाती है, जिसमें फायर फाइटर या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्लॉथिंग हो सकती है। इसके अलावा मेडिकल टेक्सटाइल हो सकती है और जियो टेक्सटाइल आ सकती है सॉइल रीइंफोर्समेंट के लिए, ड्रेनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ करने के लिए। एग्रो टेक्सटाइल हो सकती है क्रॉपिंग पैटर्न के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए। ऑटोमेटिक टेक्सटाइल और स्पोर्ट्स टेक्सटाइल जैसी हाई प्रेफरेंस जो इनोवेशंस है उनको इंक्रीज किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू सरकारी।